हेलो एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोबोटिक्स के बारे में। इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। रोबोटिक्स बेसिकली है क्या, रोबोटिक्स का इतिहास क्या रहा है, लॉज ऑफ रोबोटिक्स क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ए रोबोट क्या होते हैं, एप्लीकेशंस जो है रोबोटिक्स की वो क्या है, रोबोटिक्स को हम इंडिया में कैसे प्रमोट कर रहे हैं, द रोबोटिक सोसाइटी जो न्यूज़ में भी रहती है ये बेसिकली है क्या, ह्यूमनॉइड रोबोट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और फाइनली बायोनिक मैन क्या है। ना यहाँ पर जो डेफिनेशंस हैं, जो सेंटेंसेस यहाँ पे मैंने चूज़ किए हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट हैं किसी ऐसे के लिए, किसी आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं यूपीएससी मेंस में कि रोबोटिक्स किस तरीके से आने वाली सेंचुरी को इम्पैक्ट करेगी। और बाय द वे रोबोटिक्स का इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा होने वाला है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो मेडिसिन हो, हर फील्ड में आप देखोगे रोबोटिक्स रेवोल्यूशन ला देगा। ना रोबोटिक्स है क्या, बहुत ही सरल भाषा में हम कह सकते हैं रोबोटिक्स इज द साइंस एंड स्टडी ऑफ रोबोट्स। एक रोबोट क्या होता है, ठीक है, रोबोट की साइंस एंड स्टडी होती है, मगर रोबोट से क्या मतलब है। रोबोट का मतलब कोई भी ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड मशीन जो खुद ही ऑपरेट कर रही है ऑटोमेटिकली, ह्यूमन हैंड की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, दैट रिप्लेसेस ह्यूमन एफर्ट, जो ह्यूमन एफर्ट को रिप्लेस कर दे, दो इट मे और मे नॉट रिजेंबल ह्यूमन बीइंग इन अपीयरेंस, चाहे वो शक्ल सूरत में एक ह्यूमन बीइंग जैसा ना दिखे, या फिर इवन उसके जो फंक्शंस है वो ह्यूमन बीइंग जैसे ना हो, मगर जो ह्यूमन बीइंग कर रहा था उसको रिप्लेस कर दे, तो वहाँ पे हम कहेंगे ये एक रोबोट है। रोबोटिक्स डील करता है वेरियस एस्पेक्ट्स में, चाहे वो डिज़ाइन हो, कंस्ट्रक्शन हो, ऑपरेशन हो और यूज़ ऑफ रोबोट्स हो। उसके अलावा जो हम कंप्यूटर सिस्टम्स डेवलप करते हैं रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए, सेंसरी फीडबैक देने के लिए रोबोट को, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए, ये सब पार्ट है रोबोटिक्स का। तो आप कह सकते हैं रोबोटिक्स एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है जहां पर वेरियस स्टडीज इकट्ठा आती हैं टू स्टडी रोबोट्स। और प्राइमरली हम यहाँ पर इंजीनियरिंग और साइंस को यूज़ करते हैं, दैट इंक्लूड्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और वेरियस और फील्ड्स। इन सब का संगम है एक तरीके से रोबोटिक्स। नाउ रोबोट जो शब्द है ये कहाँ से आया, इसकी हिस्ट्री क्या है। आप अगर 1921 को देखें तो उस वक्त चेक राइटर कैरेल सेपेक ने अपने प्ले में यह शब्द इंट्रोड्यूस किया था रोबोट। उस प्ले का नाम था RUR, रूसम्स यूनिवर्सल रोबोट्स। तो लिटरली आप कह सकते हैं रोबोट का आइडिया फिक्शन से आया है, ये काल्पनिक दुनिया का आइडिया था कि एक ऐसी मशीन हम डेवलप कर सकते हैं जिसको ह्यूमन बीइंग की मदद नहीं चाहिए होगी और वो वर्क में ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर सकता है। एक्चुअली इवन जो शब्द है रोबोट ये आया है रोबोटा से, जिसका अर्थ होता है कंपल्सरी लेबर। तो इवन 1920s में जब रोबोट को इनिशियली एनविजन किया गया, इवन दो ग्राउंड लेवल पर इस पर कोई तरक्की नहीं हुई थी, साइंटिफिकली ये अभी भी पॉसिबल नहीं था, मगर लोगों ने इमेजिन कर लिया था कि एक खुद परफॉर्म करने वाली मशीन जो ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर सकती है। वैसे आप अगर एंशिएंट ग्रीस में जाएं तो रोबोट बनाने की कोशिश की गई थी। कुछ ग्रीक इंजीनियर्स थे, फॉर एग्जांपल द हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, इन्होंने दो टेक्स्ट प्रोड्यूस किए थे, न्यूमेटिका और ऑटोमाटा। इसमें बताया गया था कि किस तरीके से ये ऐसी मशीन्स डेवलप कर सकते हैं जो ऑटोमेटेड हो। हालांकि ऑब्वियसली उनको कहीं ना कहीं से कुछ हेल्प की रिक्वायरमेंट थी, मगर इसका जो आइडिया, इसका जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन बीइंग्स के माइंड में बहुत ही लंबे समय से था। फिर उसके बाद हमने देखा कि 19th सेंचुरी के आसपास एक बायो मैकेनिकल ऑटोमेशन वाला रोबोट बनाया, एक ह्यूमन जैसी फिगर जो फ्लूट प्ले कर सकती थी, मगर अगेन ये बहुत ज़रा स्मॉल स्टेप्स थे, ये प्रोडक्शन के लिए या फिर साइंटिफिक पर्पसेस के लिए यूजफुल नहीं था। इस दौरान भी आप अगर देखो 1940s के आसपास और वेरियस राइटर्स आए, फॉर एग्जांपल फेमस राइटर आइजैक एसिमोव, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी ऑन रोबोट्स। इन्होंने एक्चुअली रोबोट्स पर इतना ज़्यादा लिटरेचर लिखा कि इन्होंने प्रॉपर गाइडलाइंस, रूल्स बना दिए रोबोट्स के कि इन द फ्यूचर जब हम रोबोट्स को डेवलप करने लायक बन जाएंगे तो रोबोट्स को डेवलप करते वक्त क्या मेन सिद्धांत हमारे माइंड में होने चाहिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आइजैक एसिमोव की जो किताबें थी वहाँ के लॉ ऑफ रोबोटिक्स हैं, जो आज भी एक्चुअली काफ़ी जगह यूज़ किए जाते हैं रोबोट्स को बनाने से पहले। आइजैक एसिमोव ने यह कहा था कि एक रोबोट को 3 लॉज फॉलो करने होंगे। पहला लॉ ये सबसे इंपॉर्टेंट, रोबोट कभी भी
एक ह्यूमन बीइंग को इंजर नहीं करेगा। और उसी के साथ साथ अगर एक ह्यूमन बीइंग खुद डेंजर में जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि कहीं पे वो जा रहा है जहां पे उसको खतरा है, तो रोबोट वहां पर इनएक्शन नहीं करेगा, मतलब रोबोट बस वहां पे बैठा नहीं रहेगा। उसके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग होनी चाहिए जिससे वो ह्यूमन बीइंग को सावधान भी कर पाए। फिर सेकंड बात, रोबोट मस्ट ओबे द ऑर्डर्स गिवन टू इट बाय ह्यूमन बीइंग्स एक्सेप्ट वेयर सच ऑर्डर्स वुड कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट लॉ। रोबोट को जो भी ऑर्डर दिए जाएंगे ह्यूमन बीइंग्स द्वारा वो उसको फॉलो करेगा। बस इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो पहला लॉ है ये वायलेट नहीं होना चाहिए। रोबोट किसी भी तरीके से एक ह्यूमन बीइंग को चोट नहीं पहुंचाएगा। और फिर तीसरा लॉ यहाँ पे है, अ रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस एज लॉन्ग एज सच प्रोटेक्शन डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट और सेकेंड लॉ। रोबोट खुद का भी ध्यान रखेगा, खुद की भी कोशिश करेगा कि उसको डैमेज ना हो, मगर अगर उसका एग्जिस्टेंस खतरे में है और यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लॉ पे भी खतरा है तो वो प्रायोरिटी देगा फर्स्ट और सेकंड लॉ पे, मतलब कि ह्यूमन लाइफ उसके लिए सबसे वैल्यूएबल होनी चाहिए। सो ये तो था 1940s का दौर, जब आइजैक एसिमोव ने वेरियस बुक्स लिखी जिन पे आज के टाइम में मूवीज भी बन रही हैं। उसके बाद हम आते हैं 1960s में, जब पहली बार कंपनीज ने साइंस फिक्शन को रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करी और मास स्केल पर इंडस्ट्रियल रोबोट्स या फिर रोबोटिक आर्म्स हमको देखने को मिली। 1962 में पहली बार इंडस्ट्रियल रोबोटिक आर्म दी एनिमेट लॉन्च की गई। ये बेसिकली जनरल मोटर्स की जो फैक्ट्री थी वहाँ पर इंस्टॉल करी गई और इसका काम ये था कि जो डेंजरस टास्क है जहाँ पर ह्यूमन हाथों को खतरा है उसको ये टेक ओवर कर ले। ये ऑफ कोर्स बहुत ही छोटे स्केल पर किया गया क्योंकि उस टाइम इस टाइप की इंडस्ट्रियल आर्म बनाना बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव था नहीं, तो इसको मास स्केल पर लॉन्च नहीं किया। ये एक तरीके से टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन था। उसके बाद 1973 में कूका सामने आया। ये एक जर्मन मैन्युफैक्चरर था ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट्स। इन्होंने बनाया था FAMULS, दुनिया का पहला इंडस्ट्रियल रोबोट जिसकी 6 इलेक्ट्रोमैकेनिकली ड्रिवन एक्सिस थी, जिससे उसको 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिलती थी। बेसिकली एक रोबोटिक आर्म जो बहुत ही आसानी से मूव कर सकती है, ऑलमोस्ट लाइक अ ह्यूमन आर्म। फिर सन 2000 में होंडा ने डेब्यू किया पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का, जिसका नाम था एसिमो, एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी। एसिमो बेसिकली इंसान जैसा दिखने वाला एक रोबोट था, मतलब कि इसके 2 हाथ थे, 2 पैर थे, एक सर था और जो बनावट थी वो काफ़ी हद तक रिजेंबल करती थी एक ह्यूमन बीइंग को, इसलिए हम इसको ह्यूमनॉइड रोबोट कहते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोटो है आइजैक एसिमोव की, लेजेंडरी फिक्शनल राइटर जिन्होंने बेसिकली हमको आइडिया दिया रोबोटिक्स का, जिनके सिद्धांतों पे आज के टाइम में रोबोटिक्स पे काम होता है। नाउ अब हम बात करते हैं रोबोट्स के कंपोनेंट्स की। मैंने आपको बताया कि ठीक है रोबोटिक आर्म आई 1960 में, मगर इनके कंपोनेंट्स क्या थे? देखो मेन जो कंपोनेंट्स हैं ये आपके सामने हैं। पावर सप्लाई सिस्टम, ये ऑब्वियसली मेन पावर सप्लाई होता है जिससे रोबोट को पावर मिलती है काम करने के लिए। यहाँ पे ज़्यादातर हम डायरेक्ट करंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर रोबोटिक एप्लीकेशंस वी मेजरली नीड डायरेक्ट करंट, यहाँ पे ऑल्टरनेट करंट का हम यूज़ नहीं करते। नाउ डायरेक्ट करंट आपको प्रोवाइड करना है रोबोट को, तो आप कैसे प्रोवाइड करोगे? देखिए इसका बेस्ट तरीका होता है बैटरी। इसलिए आप देखोगे ज़्यादातर जो रोबोट्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी से पावर्ड नहीं होते, उनके पास एक बैटरी होती है, बैटरी से उनको जो भी एनर्जी चाहिए होती है टू परफॉर्म देयर टास्क वो यूज़ करते हैं। तो आज के समय या तो बैटरीज यूज़ की जाती हैं या फिर एक और तरीका ये होता है SMP या फिर एलिमिनेटर को यूज़ किया जाए, जो ऑल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में ट्रांसफ़र कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ताकि रोबोट उस एनर्जी को यूज़ कर पाए। फिर होता है एक्टुएटर सिस्टम। एक्टुएटर्स आर डिवाइसेस विच ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द रोबोट्स। रोबोट में जो भी मूवमेंट होगी वो आपको दिखेगी फ्रॉम द एक्टुएटर। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एक रोबोट का बेसिक जो कंपोनेंट है, स्ट्रक्चर है, ये आपके सामने है। ये यहाँ पे है मैनिपुलेटर आर्म, यहाँ पे नीचे है पावर सप्लाई, ये है एक्टुएटर मेन आर्म जिससे मोबिलिटी मिलती है रोबोट को। और फिर देखो कुछ और चीज़ें होती है, सेंसर सिस्टम। अब जैसे इस केस में ये रोबोटिक आर्म है, अब इसको कैसे पता लगेगा कि इसने कुछ पकड़ लिया है और उसको ज़रा स्क्वीज़ नहीं करना? तो इसके लिए हम लगाते हैं सेंसर, जिससे रोबोट को पता लगे कि फिजिकल वर्ल्ड से कैसे इंटरैक्ट करना है, टेम्परेचर, प्रेशर, हीट, रेडियो वेव्स, इसको कैसे पढ़ना है और उसी के हिसाब से उसको कितनी पावर का यूज़ करना है।
ना रोबोटिक्स में वेरियस टाइप के हम सेंसर यूज कर सकते हैं। एक होता है लाइट सेंसर जो हम यूज कर सकते हैं टू डिटेक्ट लाइट। फिर है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, इसको हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट। आसपास कोई ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट करने के लिए आप यूज करोगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर। फिर होता है साउंड सेंसर, यहाँ पे आप माइक्रोफोन इंस्टॉल करोगे रोबोट में ताकि वो साउंड को डिटेक्ट कर पाए। फिर होता है टेम्परेचर सेंसर। तो ये कुछ सेंसर है जिनकी वजह से रोबोट्स की जो फंक्शनिंग है वो ज़्यादा इफेक्टिव बन पाती है। फिर होता है कंट्रोल सिस्टम। देखो कंट्रोल सिस्टम आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट एक ब्रेन टाइप का होता है एक रोबोट का। कंट्रोल सिस्टम अलाउज फॉर द मूवमेंट एंड फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द रोबोट एज वेल एज एग्जीक्यूट ए स्पेसिफिक सेट ऑफ मोशंस एंड फोर्सेस इन द प्रेजेंस ऑफ अनफॉरसीन एरर। तो रोबोट का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ये एनालाइज करता है और प्रोसेस करता है डेटा कलेक्टेड बाय डिवाइसेस कॉल्ड सेंसर्स। सेंसर्स का डेटा जाएगा कंट्रोल सिस्टम में और कंट्रोल सिस्टम डिसाइड करेगा कि उसको क्या एक्शन लेना है। फिर होता है मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर मेन बॉडी होती है रोबोट की जहां पे आपको मिलेगा जॉइंट, लिंक और बाकी जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं। जो पूरा काम होता है, मान लो किसी असेंबली लाइन है, वहां पे कोई चीज़ उठानी है, कोई चीज़ रखनी है, वो सारा काम एक्चुअली में मैनिपुलेटर परफॉर्म करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको हम कहते हैं मैनिपुलेटर आर्म यहाँ पर, ठीक है। नाउ जो एप्लीकेशंस है रोबोटिक्स की, ये जानते हैं कि हम बेसिकली रोबोटिक्स को यूज़ कहाँ पे करते हैं। पहले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है आउटर स्पेस एप्लीकेशंस। ना ऑब्वियस ही बात है, जो गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, यही इतनी बड़ी है कि इसको आपको एक्सप्लोर करने के लिए कई लाइट ईयर्स दूर जाना पड़ेगा। तो मतलब कई सालों तक आपको ट्रैवल करना पड़ेगा तो ही ह्यूमन बींग्स दूर कोई प्लैनेट अगर हमने ढूंढा है वहां तक पहुंच पाएंगे। ना जो एवरेज एज होती है ह्यूमन बींग की वो 80 से लेकर 90 मैक्सिमम 100 हो सकती है। तो ऑब्वियसली ह्यूमन बींग स्पेस ट्रैवल, लॉन्ग स्पेस ट्रैवल कर नहीं सकते, उसमें इवेंचुअली हमको चाहिए होंगे रोबोट्स। तो ये तो मैंने काफ़ी आपको लॉन्ग टर्म विजन की बात बताई है। अगर हम नियर टर्म की बात करें, फॉर एग्जांपल जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें आपको कुछ मरम्मत करनी है, आपको स्पेस स्टेशन के बाहर निकलना है, जो वहाँ पे सोलर पैनल है उसको फिक्स करना है, तो वहाँ पे आप रोबोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। आपको ह्यूमन लाइफ्स को वहाँ पर डेंजर में डालने की आवश्यकता नहीं है। एक और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मार्स में जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहाँ पर जो क्यूरोसिटी रोवर है, वहाँ पर जो वेरियस रोवर्स हैं, फॉर एग्जांपल क्यूरोसिटी रोवर, वो पूरे मार्स को स्टडी कर रहा है और उसके पास भी क्या है, एक रोबोटिक आर्म जिससे वो ज़मीन की ड्रिलिंग करता है, सैंपल इकट्ठा करता है। तो स्पेस एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स। फिर है मिलिट्री एप्लीकेशन, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर है मेडिकल एप्लीकेशंस, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एप्लीकेशंस और फाइनली फ्रंट लाइन सर्विस रोबोट्स। नाउ आउटर स्पेस एप्लीकेशंस को अगर हम पॉइंट्स में देखें तो आपके सामने ये पॉइंट्स है सारे। रोबोट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आउटर स्पेस एप्लीकेशंस। रोबोटिक अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट्स आर द की फॉर एक्सप्लोरिंग स्टार्स एंड प्लैनेट्स, जो ऑफ कोर्स सोलर सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। द मोस्ट फेमस रोबोट्स यूज्ड इन आउटर स्पेस एप्लीकेशंस आर द मार्स रोवर्स ऑफ नासा। सिमिलरली इंडिया रोबोटिक्स का यूज करने वाला था चंद्रयान 2 मिशन में, जिसका अनफॉर्चुनेटली जो लैंडर पार्ट था वो फेल हो गया। विक्रम लैंडर से जो रोवर निकलना था, प्रज्ञान रोवर, उसमें भी एक रोबोटिक आर्म थी, वो भी सैंपल इकट्ठा करने वाला था। तो ये आपके सामने बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं ऑफ रोबोटिक्स इन स्पेस। अब बात करते हैं मिलिट्री की। मिलिट्री रोबोट्स आर ऑटोनॉमस रोबोट्स और रिमोट कंट्रोल रोबोट्स। यहाँ पे दो टाइप के रोबोट्स होंगे, ऑटोनॉमस रोबोट जो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलेगा, या फिर रिमोट कंट्रोल्ड मोबाइल रोबोट्स जिसको एक ह्यूमन बीइंग एक काफ़ी लंबे डिस्टेंस से ऑपरेट कर रहा होगा। इनका हम यूज़ कर सकते हैं वेरियस मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, सर्च एंड रेस्क्यू और ऑफकोर्स कॉम्बैट मिशंस। रोबोटिक्स की मिलिट्री एप्लीकेशंस को आगे बढ़ाने के लिए एक कंपनी काम कर रही है आज के समय, बॉस्टन डायनामिक्स। इन्होंने बिग डॉग बनाया था रिसेंटली, जो एक डायनामिक क्वाड्रूपेड रोबोट है जो चल सकता है, भाग सकता है और सोल्जर्स को असिस्ट भी कर सकता है। ये आपके सामने फोटो है बॉस्टन डायनामिक्स की रोबोट्स की, और माना जाता है कि आने वाले 1 दशक में इसको हम मिलिट्री कॉम्बैट में देख भी पाएंगे। फिर है दारपा है डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ऑफ यूएसए। ये डेवलप कर रहे हैं 6 लेगेड रोबोट विच इज ऑल टेरेन ऑल वेदर रोबोट विद वायरलेस कम्युनिकेशन। ये भी काफी हद तक बॉस्टन डायनामिक्स के बिग डॉग जैसा ही है। उसके अलावा देखिए, अगर मान लो कहीं पे कोई बॉम्ब है या फिर कोई माइन है, उसको आपको डिफ्यूज करना है, तो उसके लिए भी कुछ हमने अभी के लिए रोबोट्स बनाए हैं। हालांकि उनको यूज मास स्केल पर अभी नहीं कर रहे। इन रोबोट्स का नाम है एंड्रोस 2 और मिनी एंड्रोस। इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने है। ये रोबोट है, ये इसकी रोबोटाइज्ड आर्म है और ये यहाँ पे स्कैन कर रहा है ऑब्जेक्ट को। इंडिया की अगर हम बात करें तो दक्ष पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड
मोबाइल रोबोट है हमारे देश का। ये एक इलेक्ट्रिकली पावर्ड रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है जिसको डिज़ाइन किया गया है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका काम है डिटेक्ट करना, डिफ्यूज करना इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस। ऑब्वियसली कहीं पे अगर IED है, कोई अगर बॉम्ब है, तो ह्यूमन लाइफ को डेंजर में डालने से अच्छा ये है कि आप इस रोबोट को यूज़ करें दक्ष को, या आगे जाके उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है। इस रोबोट में हमने एक शॉटगन भी इंस्टॉल कर रखी है जिससे हम एक डोर को खोल सकें, और ये स्कैन भी कर सकता है कार्ड्स को एक्सप्लोसिव्स के लिए। दक्ष काफी लंबे समय से जो बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट है इंडियन आर्मी का, यहाँ पे सर्व कर रहा है प्राइमरली फ्रॉम 2011। इसको एक ह्यूमन बीइंग 500 मीटर की दूरी से ऑपरेट कर सकता है, तो जो ह्यूमन बीइंग इसको ऑपरेट कर रहा होगा वो रिलेटिवली काफी हद तक सेफ भी रह सकता है। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की, जो रोबोटिक्स की सबसे ज्यादा बड़ी एप्लीकेशन है। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है मैन्युफैक्चरिंग का, और इससे डर ये है कि ह्यूमन जॉब्स धीरे धीरे कम हो सकती है। इंडस्ट्रियल रोबोट्स आर ऑटोमेटेड, प्रोग्रामेबल एंड कैपेबल ऑफ मूवमेंट ऑन 3 और मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोबोटिक आर्म बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकती है, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। असेंबली लाइन में बहुत सारा काम कर सकते हैं, वील्डिंग, पेंटिंग, असेंबली, पिक एंड प्लेस फॉर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। और 2015 का हम डेटा देखें तो ऑलरेडी 1.6 मिलियन इंडस्ट्रियल रोबोट्स अभी तक ऑपरेशन में है, और ये डेटा मैंने लिया है इंडस्ट्रियल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स से, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जर्मनी, फ्रैंकफर्ट में। एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2018 से लेकर 2021 तक इस संख्या में 2.1 मिलियन मतलब कि 21 लाख और इंडस्ट्रियल रोबोट्स और इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से होगी। इसमें जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं रोबोट्स, इनके नाम आपके सामने हैं। आर्टिकुलेटेड रोबोट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रोबोट्स, स्कारा रोबोट्स मतलब कि सिलेक्टिव कंप्लायंट असेंबली रोबोट आर्म, और सिलेक्टिव कंप्लायंट आर्टिकुलेटेड रोबोट आर्म। उसके बाद आता है मेडिकल एप्लीकेशन का पार्ट। देखो, मेडिसिन में भी रोबोट्स हम धीरे धीरे यूज़ कर रहे हैं, हालांकि ये अभी मेजर ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर रहे, मगर हम एक फ्यूचर देख पा रहे हैं जहां पर इवेंचुअली रोबोट्स का एक बहुत ही इंडिस्पेंसिबल रोल होगा किसी भी सर्जरी या फिर मेडिकल एप्लीकेशन में। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है द डाविंची सर्जिकल सिस्टम। ये एक सर्जिकल सिस्टम बनाया गया है जिससे एक सर्जन ज़्यादा प्रिसिशन से सर्जरी कर पाएगा एक पेशेंट की। या देख पाएंगे ये है डाविंची सर्जिकल सिस्टम। ऐसे सिस्टम से देखिए रिपेयरिंग ली लेगमेंट्स काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। गॉल ब्लैडर को आपको रिमूव करना है, जो काफ़ी एक छोटी सर्जरी होती है, वो आप कर सकते हैं। मोरोवर, अगर मान लो कहीं पे कोई बायो टेररिस्ट अटैक होता है और उस वक्त बहुत सारे विक्टिम्स आते हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं, तो उस वक्त हम रोबोट्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर एक ह्यूमन बीइंग से उन पर ऑपरेशन करवाएंगे तो उस डॉक्टर को भी इन्फेक्शन पाने का खतरा होगा। इंडिया की अगर हम बात करें तो 2008 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स ने परफॉर्म करी थी फर्स्ट एवर रोबोटिक थोरास्कोपिक थाइमेक्टोमी एक रेयर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए। तो ये आप देख पाएंगे, ये क्लासिक एग्जाम्पल है रोबोटिक सर्जरी का। ये एक पेशेंट है, यहाँ पे एक नर्स है जो देख रही है कि सारी जो रोबोटिक आर्म्स है ये प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं। यहाँ पर एक हाई डेफिनेशन 3D कैमरा है। यहाँ पे है रोबोटिक आर्म्स जो मेन कंपोनेंट होता है रोबोटिक्स में। फिर यहाँ पे आप देखोगे ये है कंप्यूटर कंसोल, और यहाँ पे एक ट्रेन्ड सर्जन इस सारी सर्जरी को ओवरसी कर रहा है। इससे सर्जन की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। सर्जन यहाँ पे खड़ा नहीं है, उनकी हैंड मूवमेंट काफ़ी हद तक लिमिटेड है, तो उनकी जो एनर्जी है वो भी कंजर्व हो रही है। इससे सर्जन्स एक दिन में अपनी प्रोडक्शन 2 से लेकर 3 गुना बढ़ा सकते हैं। फिर मेडिकल एप्लीकेशंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी आता है आर्टिफिशियल लिम्स का, यानी प्रोस्थेटिक्स का। रोबोटिक्स कैन बी यूज्ड टू डेवलप आर्टिफिशियल लिम्स बाय विच मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मे बी एबल टू फिक्स ए फीलिंग ऑर्गन। देखो, आर्टिफिशियल लिम्स से क्या होगा कि अगर मान लो कोई ऑर्गन है एक ह्यूमन बॉडी का, वो धीरे धीरे डिटेरियोरेट कर रहा है और इवेंचुअली काम करना बंद कर देगा, तो वहाँ पे हम इस आर्टिफिशियल लिम्ब यानी प्रोस्थेटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर होता है वियरेबल रोबोट, जो एक तरीके से एक्सोस्केलेटन का काम करता है। जो लोग खुद चल नहीं सकते, खुद मूवमेंट कर नहीं सकते, उनको मूवमेंट करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है इन द फ्यूचर। फिर हम आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एप्लीकेशंस पे। ऑब्वियसली देखो, अगर मान लो कहीं पे अर्थक्वेक आता है, मिसाइल अटैक होता है, सुनामी आती है, तो रोबोट असिस्टेड रेस्क्यूज आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। अगर मान लो कहीं पे कोई बायो टेररिस्ट अटैक होता है, कहीं पे मास स्केल पर एक वायरस अनलीश कर दिया गया, तो उस वक्त अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स फेस मास्क डिलीवर कर सकते हैं, एंटीडोट्स डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि यही काम आप ह्यूमन बीइंग से करवाओगे तो उनका इन्फेक्टेड होने का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा।
इसमें एक कंपनी है डेनल डायनामिक्स। इन्होंने एक होमिंग पिजन डेवलप किया है। ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो सप्लाई डिलीवर कर सकता है डिजास्टर एरियाज में। फिर होते हैं फ्रंटलाइन सर्विस रोबोट्स। फ्रंटलाइन रोबोट्स आर सिस्टम बेस्ड ऑटोनॉमस और एडेप्टेबल इंटरफेरेंस। फिर होते हैं फ्रंटलाइन सर्विस रोबोट्स, मतलब कि आप अगर कोई बैंक की ब्रांच में जाते हो, वहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्शन करने के बजाय आप एक रोबोट से बात कर सकते हैं जो सारा पेपर वर्क आपका और जो भी आपको बेसिकली चाहिए वो सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि HDFC बैंक ने 2 IRA इंटेलिजेंट रोबोटिक असिस्टेंट्स डिप्लॉय कर रखे हैं। इनका नाम है ईवा। ये बेंगलुरु और कोची ब्रांचेस में आपको मिलेंगी। सिमिलरली कैनरा बैंक ने भी एम्प्लॉय कर रखा है एक रोबोट को जिसका नाम है मित्रा। ये चेन्नई ब्रांच में आपको मिलेगा। सिटी यूनियन बैंक में एक रोबोट है लक्ष्मी के नाम से, ये भी आपको चेन्नई ब्रांच में मिलेगी। उम्मीद की जा रही है कि इन द फ्यूचर जो ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट है वहां पर भी इवेंचुअली एक रोबोट का यूज किया जाएगा विद आर्म्स जो ट्रैफिक को मैनेज कर पाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं रोबोटिक्स इन इंडिया की। रिसर्च और डेवलपमेंट इंडिया में शुरू हुई थी अप्रैल 1987 में। इनिशियली हमने काम किया था मिनी रोबोट्स और मास्टर स्लेव मैनिपुलेटर्स पर। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स CAIR ये एक रोबोटिक रिसर्च संगठन है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1986 में, और उसी के एक साल बाद ऑफ कोर्स हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर दिया। सिमिलरली DRDO में भी हमने मिलिट्री पर्सपेक्टिव से रोबोटिक्स का कैसे यूज करना है वो प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया था। और सन 2000 में CAIR अस्सिमुलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रुप्स वर्किंग इन सेवरल अदर डिपार्टमेंट्स विद इन DRDO। तो आज के समय रोबोटिक्स में CAIR और DRDO प्राइमरली मिलके काम कर रहे हैं। नाउ CAIR आज के समय वेरियस प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है जहां पर रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दोनों का मिलके यूज़ कर रहे हैं। इसमें रोबोसेन, क्रीदा, अनिको, स्नेक रोबोट जैसे प्रोडक्ट्स हम डेवलप कर रहे हैं। ये इन द फ्यूचर आपको देखने को मिलेंगे। ह्यूमनॉइड रोबोट का सिंपल मीनिंग ये होता है एक रोबोट जिसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है एक ह्यूमन बीइंग की तरह हो। तो इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड ह्यूमनॉइड रोबोट था ACYUT, ACYUT। ना रोबोटिक्स को लार्ज स्केल में इंडिया में फैलाना एक चैलेंज क्यों है? ऑब्वियसली देखो, पहली बात तो हाई कॉस्ट ऑफ अडेप्टेशन। एक रोबोट को डिप्लॉय करने के लिए आपको पहली बात तो उस रोबोट की मैन्युफैक्चरिंग चाहिए होगी। उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए ही हमारे पास फैसिलिटीज़ काफ़ी हद तक लिमिटेड है। फिर आपको चाहिए उस रोबोट को पावर करने के लिए एनर्जी, उसमें आपको बैटरीज चाहिए होंगी। इंडिया के पास लिथियम के रिजर्व्स तो है नहीं, तो इसलिए बैटरीज की भी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग अभी होती नहीं है हमारे यहाँ। लिथियम को भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं लिथियम, उसमें भी जो बैटरीज बन रही है उन बैटरीज का हम पहले यूज़ कर रहे हैं सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, विंड एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। तो अभी बैटरीज को हम रोबोटिक्स के लिए लार्ज स्केल पर यूटिलाइज नहीं कर सकते। फिर एक इशू है अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड टैलेंट। इंडिया में लोग अभी इतने स्किल्ड है नहीं इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स। जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो हम ज़्यादातर इंपोर्ट ही करते हैं, जिसकी वजह से रोबोट को बनाना इंडिया में काफ़ी हद तक महंगा भी पड़ता है। फिर एक इशू ये भी है कि स्टूडेंट्स भी बहुत ही लार्ज स्केल पर रोबोटिक्स को अभी पढ़ नहीं रहे। बस कुछ ही एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जहाँ पे रोबोटिक्स एज ए सब्जेक्ट सीरियसली लिया जाता है। बाकी जगह रोबोटिक्स बस एक लार्जर सिलेबस का पार्ट होता है, कुछ चैप्टर्स होते हैं उसमें कोई डीप स्टडी अभी तक शुरू नहीं हुई लार्ज स्केल पर इन आवर कंट्री। तो ये कुछ चैलेंजेस है रिगार्डिंग रोबोटिक्स इन इंडिया। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक्स फॉर लिसनिंग।